नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 10 का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपको इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी थी। इसके पहले की वीडियो में अध्याय 10 में हमने लेखन के आकलन को समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ लेखन के आकलन हेतु विभिन्न उपकरण और रणनीतियों को देखा। हमने देखा कि बच्चा 2 प्रकार से लेखन करता है। तो श्रुत लेख होता है, जो हमने पिछली वीडियो में जाना, श्रुत लेख, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चे का रचनात्मक लेखन, ठीक है, जो बच्चा कहानी लिखता है, कविता लिखता है, जिसको सृजनात्मक लेखन भी कहते हैं। हमने इनका अध्ययन किया है अब तक की वीडियो में, ठीक है। तो एक सृजनात्मक लेखन होता है जिसमें बच्चा स्वयं से कल्पना करके कोई कहानी बनाता है, कविता बनाता है, उसको शब्दों के माध्यम से लिखने का प्रयास करता है, संवाद लिखता है, अनुभव को लिखता है। हमें उनका आकलन करना होता है। हमने इन बिंदुओं पर पर्याप्त चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम संदर्भ में व्याकरण को समझेंगे, समझ के साथ लेखन की अवधारणा को समझेंगे, विचारों को समायोजित करके लिखना, इन 3 बिंदुओं को हम समझेंगे, ठीक है। तो आप अगर ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा हिंदी का लगभग 1 से लेकर अध्याय 9 पूरा कवर ही कर दिया गया है। जल्दी ही हम पूरा हिंदी कवर कर देंगे। तो आप वीडियोस को देख सकते हैं, सभी यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और ये सभी मटेरियल कंप्लीटली NIUS बेस्ड है, कुछ भी एक भी लाइन बाहर से नहीं लिखा गया है, ठीक है। सब NIUS पर आधारित है। तो संदर्भ में व्याकरण से क्या आशय है, तो देखिएगा जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, वो ये कहती है कि बच्चे को आपको व्याकरण अलग से नहीं पढ़ाना है, संदर्भ में लेकर ही पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को कविता पढ़ा रहे हैं या कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे को आप जानते हैं कहानी पढ़ाते समय हमारे यहाँ जैसे नाम वगैरह ज़्यादा रहता है। छोटे बच्चों की किताबों में बंदर की कहानी है, जानवरों की कहानी है, ठीक है। तो हम जब बच्चे को कहानी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हम उसी दौरान बच्चों से कहें कि बच्चों इसमें नाम किसमें किसमें आ रहा है, कौन कौन सा नाम इसमें आपको दिखाई दे रहा है, कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर बच्चे कहेंगे सर इसमें कुत्ता भी है। मान लीजिए कोई चित्र है, चित्र बना हुआ है, कविता है, उसमें चित्र बना हुआ, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, जिसका जिसका जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उन सबको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अब बच्चा दिखाई देने वाली चीज़ों को देख रहा है, उसमें जिसका कोई नाम है, कोई वस्तु है, कोई स्थान, कोई जगह है, कुछ कोई चीज़ सोच पा रहे हैं, वो सभी आपको जो दिखाई दे रहा नाउन है, ठीक है। तो बच्चा उसके आधार पर संज्ञा को बताएगा। बच्चा बताएगा सर देखिए यहाँ पर कुत्ता एक जानवर है, बकरी एक जानवर है, गाय एक जानवर है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो अपना पाठ्यक्रम जो के अंतर्गत जो अध्याय है उसको पढ़ रहा है और उसी दौरान वो ग्रामर भी जान रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को अलग से व्याकरण पढ़ाना है, ठीक है। तो फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज की हम चर्चा कर रहे हैं। तो संदर्भ में व्याकरण से आशय यही हो, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि हम बच्चे को जब कोई कविता पढ़ा रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई कहानी बताया और कहानी में हमने देखा कि मेरे पास एक गेंद है, गेंद बहुत भारी थी, गेंद पीली थी। तो हमने बताया कि देखो बच्चों ये आपको गेंद दिखाई दे रहा है। तो बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सर गेंद है। हमने कहा गेंद किस रंग की है, किस कलर की है। तो बच्चा कहेगा सर लाल है, कोई बच्चा कहेगा हरी है, सर रंग बिरंगी है। तो हमने कहा देखो जो विशेषता को उसके बारे में कुछ बताता है उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे गेंद है, लाल है, तो लाल शब्द एक विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चा जो है विशेषण को भी जान जाएगा, वो अलग से व्याकरण नहीं पढ़ रहा है। तो वही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना है, इसमें जो हमें समझना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आइए इसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जो संदर्भ में व्याकरण है, यहाँ पर मुख्य विचार हमने लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार व्याकरण को अलग से नियम और परिभाषाएं रटकर पढ़ाने के बजाय पाठ, कहानी, कविता के संदर्भ में सिखाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि ब्रिटेन में है तो बच्चा बहुत बेहतर हिंदी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, उसको अलग से व्याकरण नहीं पढ़ा जाता है। वो उस प्रकार का मतलब बातचीत, उस प्रकार का एनवायरनमेंट रहता है कि वो बच्चा बहुत बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोलता है। अब उसे अलग से हैज या हैव का प्रयोग नहीं पढ़ा जाता है। वो प्रयोग करते करते आई के साथ हैव और आई है तो बच्चा जान जाता है कि आई के साथ हैव ही लगेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से इस तरह से होता रहा है कि आई है और वी है तो उसके साथ हैव लगाएंगे, ही है, सी है, इट है, इसके साथ हैज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, ही के साथ इज लगाएंगे। तो ये रटाने के बजाय उस संदर्भ में आप बच्चे को सिखा दें कि जैसे मान लीजिए वाक्य लिखा हुआ है ही इज हंग्री, ठीक है, शी इज हंग्री, तो ही के साथ भी ही इज, सी के साथ भी। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से बच्चा नियमों को सीख रहा है। उसी प्रकार से एक वचन बहुवचन को हिंदी में भी बच्चा सीख लेता है। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ या मैं एक बच्चा हूँ, वहाँ 2 बच्चे हैं, तो जब आप हैं बोलेंगे तो बच्चे भी आपका सुनकर हैं बोलेंगे। 2 बच्चे रहेंगे तो बहुवचन और एक वचन को बच्चे समझते हैं इसी के माध्यम से। कक्षा 3 के आम का पेड़ पाठ में बच्चों से कहानी भी आपकी पुस्तक में आम का पेड़ दिया गया, बच्चों से कहानी में नाम वाले शब्दों को पहचानने के लिए कहा जाए। इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को खोजा जाए। इस गतिविधि से बच्चे बड़ी आसानी से संज्ञा की परिभाषा बिना रटे ही संज्ञा शब्दों को जान लेंगे। तो आपने देखा कि यह हमारा संदर्भ में व्याकरण होगा। आप आकलन कैसे करना है, तो जैसा कि हमने कहा कि हमें व्याकरण का सिद्धांतिक आकलन नहीं करना है, व्यवहारिक आकलन करना है।
ठीक है, कि हाँ बच्चा उसका प्रयोग कर रहा है कि नहीं, उसको समझ रहा है कि नहीं। ठीक, सही वाक्य बच्चा बना पा रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे अब मैं है तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, बच्चा बोल रहा है कि नहीं, लिख रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब बच्चा मैं स्कूल जा रहा है लिखा, तो आप कहेंगे ना कि यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि लग रहा है, व्याकरणिक नियम में थोड़ी सी संशोधन करना पड़ेगा। उसी शब्दों का बच्चा से प्रयोग कर रहा है, जैसे एक वचन है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इन चीज को समझ रहा है, लिंग वचन का सही प्रयोग कर रहा है या नहीं। तो हम इसके आधार पर बच्चे का आकलन करेंगे लेखन का। ठीक है, जैसे वह गए, तो आप कहेंगे ना कि देखो वह गए नहीं होगा बच्चा, वह गया होगा। इस प्रकार से हम उसको सुधारते हैं। तो व्याकरण का मतलब नियम को रटना नहीं है, बल्कि संदर्भ में सही प्रयोग करना है। समझ गए सर, एक बिंदु आपने कवर कर लिया। दूसरा है समझ के साथ लेखन की अवधारणा। जो इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट हमें समझना है वो ये कि हम अक्सर देखते हैं हम प्रश्न उत्तर भी लिखवा देते हैं हिंदी में, तो बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, है ना। वो पुरानी परंपरा को अगर देखें, अब तो बहुत शिक्षकों ने परिवर्तन कर दिया है, लगातार ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो प्रश्न उत्तर भी हमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था, रट लिया करते थे। अब हिंदी में तो कुछ समझ में आ जाता था, अंग्रेजी में तो एकदम ही नहीं समझ में आता था। बस प्रश्न उत्तर है तो प्रश्न जो लिखवा दिया गया है और उसके बाद उसका आंसर 2 लाइन 3 लाइन का उसको याद किया जाता, रटा जाता था, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक रटा जाता था और याद कर लेता। तो वो नहीं होना चाहिए, रटने पर फोकस नहीं करना है, समझ के साथ बच्चा लिखे। और एक्चुअली बच्चा खुद से ही लिख लेता है। जैसे आपने हिंदी में कोई कहानी बच्चों को पढ़ाई, खरगोश और कछुआ वाली कहानी बताई, तो वह जब उस पर चर्चा हो गया तो आपने प्रश्न लिखा कि कौन दौड़ में अव्वल रहा, या दौड़ में कौन जीता, तो बच्चा तुरंत बता देगा कि सर दौड़ में कछुआ जीता, तो बच्चा उसको लिखेगा दौड़ में कछुआ जीता। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा समझ रहा है, जो भी लिख रहा है वो समझे, यही आपका जो है मुख्य आधार है इसको समझने का। तो ये मतलब समझ के साथ लेखन का अर्थ केवल अक्षर या वाक्य को लिखना नहीं है कि हाँ उसने वाक्य को लिखना सीख लिया, बल्कि बच्चे को भाषा के माध्यम से अपने विचारों को, भावनाओं को और अनुभव को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करना सिखाना है। यानी हम इस प्रकार से बच्चे को सक्षम बनाएं, लिखने के माध्यम से बच्चा अपने शब्दों को, वाक्यों को प्रस्तुत कर सके, अपने मन में उठ रहे विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करे। अगर वो किसी चीज़ का अनुभव किया तो उसको शब्दों के माध्यम से लिख रहा है, तो यही ना वास्तविक लेखन हुआ। तो इस प्रकार से ही वास्तविक और प्रभावी लेखन होगा, यानी कि समझ के साथ लेखन हुआ। बच्चा अगर चिड़ियाघर में गया तो चिड़ियाघर के बारे में कुछ लिख रहा है, तो उसके अपने विचार बनाए होंगे, उसने अपने अनुभव को महसूस किया होगा, जो भी कुछ उसको लिख रहा है। इससे बच्चे में रचनात्मकता का विकास होता है, बच्चा क्रिएटिव होता है, कल्पनाशील होता है। अब बच्चा कह रहा है कि अगर मान लो कि शेर पिंजड़े में था, पिंजड़ा टूट जाता तो क्या होता है, एक बच्चा बात कर रहा है, बच्चा आपस में सर अगर पिंजड़ा टूट जाता तो क्या होता, तो एक ही बच्चा भी बताया कि सर वो पिंजड़ा तो शेर बाहर आ जाता तो वो सबको खा लेता। ठीक है, तो फिर कोई उसी बच्चा उसमें कल्पना करेगा नहीं ऐसा नहीं होता, उसमें वहाँ पर और भी लोग रहते हैं पकड़ने वाले, तो वो लोग पकड़ लेते उसको, हम लोग को बचा देते। इस प्रकार से बच्चे कल्पनाएं करते हैं। जिस प्रकार से कंडीशन आगे बढ़ती जाएंगी बच्चे उसके आधार पर कल्पना करने लगते होते हैं। तो जब इस प्रकार का लेखन होगा, जब बच्चा इस विचारों को अपने व्यक्त करेगा तो लिखेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे की रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और आलोचनात्मक सोच भी इनके माध्यम से बच्चा विकसित कर रहा होता है। ठीक है, तो समझ के साथ लिखते समय ध्यान देना है कि बच्चा जो भी लिख रहा है उसका अर्थ समझे, यह बहुत आवश्यक है हमारे लिए। संदर्भ के अनुसार उचित शब्दों का चयन करें। ठीक है, और विद्यार्थी को अलग अलग रूपों में विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है, उसको मतलब एक ही तरह से जैसे किताब में जो लिखा गया ऐसा नहीं है, बच्चा अपने मन से भी कुछ विचार बनाता है किसी विषय को लेकर। ठीक, जैसे मान लीजिए पानी पर चर्चा हो रही है, फूल पर चर्चा हो रही है, तो ऐसा नहीं किताब में जितना लिखा बस उसी बार फूल के बारे में बच्चा कुछ अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, अपने बारे में भी कुछ कर सकता है कि सर मेरे घर के बगल में फूल है, ये सर ऐसा है, ठीक है, मैंने फूल का माला बनाया है, ठीक, या 15 अगस्त आ रहा है, इस पर बच्चे चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों को अलग अलग रूपों में विचार व्यक्त करने के लिए हम प्रेरित करें। अच्छा ठीक है, माला कैसे बनाएंगे हम बात कर रहे हैं, बच्चे अपने अपने बातों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। रचनात्मक और कल्पनाशील लेखन को प्रोत्साहित करें हम, ताकि विद्यार्थी मौलिक रचनाएं कर सके। जब हम इस प्रकार से अपनी कक्षा में मतलब इस माहौल बनाते हैं कि चलो ठीक है आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो बच्चे को सबसे अच्छा दिन, सर वही बच्चा बोला मेरा बर्थडे सर मुझको सबसे अच्छा लगता है, एक बच्चा बोलेगा सर मुझको होली सबसे अच्छा लगता है। तो हमने कहा ठीक है, हमने कुछ चर्चा की और बच्चों से कहा चलो ठीक है सर, लोग अपने अपने बारे में मतलब जिसको जो भी अच्छा दिन लग रहा है उसके बारे में 5 लाइन लिख दो। तो बच्चे अपने बारे में कल्पना करके लिखेंगे, मतलब उस त्यौहार के बारे में। अगर उनको होली अच्छा लगता है, दिवाली अच्छा लगता है, तो बच्चा बोलेगा दिवाली मुझको अच्छा लगता है, मुझे इस दिन मिठाइयाँ खाता हूँ, मुझे पटाखे फोड़ने में मजा आता है। तो बच्चे अपने अपने अनुभव को लिखते हैं, कोई बच्चा दूसरे से बातचीत करके, इसमें बच्चे भी आपस में विचार व्यक्त करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इससे बच्चों की रचनात्मकता का विकास होता है, बच्चे कल्पनाशील लेखन कर रहे होते हैं। भाषा के विभिन्न रूपों और शैलियों में लिखने का अभ्यास कराया जाए। ठीक है, तो समझ के साथ लेखन सिखाने की गतिविधियां क्या हैं आगे देख लेते हैं। समझ के साथ लेखन आप किस प्रकार से करवाएं, तो जैसे एक शिक्षक के रूप में आपसे पूछा सकता है कि आप अगर अपनी कक्षा में लेखन करवा रहे हैं तो कौन सी 2 गतिविधियां करेंगे, पूछ दिया गया शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछ दिया गया, 2 भी बताए, तो आप बताएं कहानी सुनाना और लिखवाना।
आपने किसी विषय पर कोई कहानी बच्चों के बीच सुनाई और उसको फिर चर्चा की, लिखो बच्चे का, चलो समझो लिखो अपने शब्दों में। अब बच्चे उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने कहानी को आधा छोड़कर रख दिया, करिए कि चलो इस कहानी को पूरा करो, तो इस प्रकार से बच्चे कर सकते हैं। आपने संवाद उठाया, संवाद में कुछ कुछ जगह खाली छोड़ दिया, बच्चा उस संवाद को भरने का प्रयास कर रहा है। इन सब के माध्यम से लेखन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, बच्चा समझ रहा है। तो कहानी आप देखते नहीं, हमारी एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, आप एनसीईआरटी की पुस्तकों के अभ्यास प्रश्नों को देखिए, संवाद आधारित है, ठीक है, सूचनाएं हैं, तमाम प्रकार से बच्चे उसको अपने से भर रहे होते हैं। आधा बुक में भर दिया गया होता है, आधा बच्चे भरते हैं, अध्यापक गाइडेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो कहानी सुनाना और लिखवाने के माध्यम से कहानी बनाना तथा लिखना, आपने कुछ चित्र बच्चों के सामने रख दिया और चित्रों के आधार पर बच्चे कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक चित्र बना दिया कि एक गांव का दृश्य है, ठीक है, एक किसान है, खेत वो धान रोप रहा है, ठीक है, और उसके बाद बगल में नदी है, बत्तख उड़ मतलब उसमें तैर रही है। अब बच्चा इस चित्र को देखकर अपने मन में कुछ विचार बनाएगा और उसको लिखेगा कि एक गांव था, ठीक है। अब गांव के बारे में बच्चा कुछ बताने का प्रयास करेगा उस चित्र के साथ में। इनके माध्यम से बच्चा चित्र को देखेगा और कहानी बनाकर लिखने का प्रयास करता है। खेल के माध्यम से लिखना, लेखन गतिविधियों को खेल के माध्यम से भी कराया जा सकता है। इसमें बच्चे आनंद के साथ सीखते हैं, सहयोग की भावना विकसित करते हैं और एक दूसरे के लेखन पर प्रतिक्रिया देना सीखते हैं। तो खेल खेल में बच्चों को लिखवा सकते हैं, ठीक है। खेल कराइए लिखवाने वाला, ठीक है, कि चलो सभी लोग अपने अच्छे अपने फेवरेट दोस्त के बारे में लिखो। 10 बच्चे हैं, 10 में एक दूसरे के बारे में सब बच्चे कुछ लिख रहे हैं, तो एक प्रकार से उनका खेल भी हो रहा है, मनोरंजन भी कर रहे हैं कि चलो इस दोस्त के बारे में लिख रहा हूँ, चलो मैं राजेश के बारे में लिख रहा हूँ, मैं सोनू के बारे में लिख रहा हूँ। इस प्रकार से बच्चे आपस में खेल के माध्यम से भी सीख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो शिक्षक को भी बच्चों के लेखन को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो हम पढ़ा रहे हैं उचित विकास तभी संभव है जब बच्चा समझ के साथ लिखे, और एक अध्यापक के रूप में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चा जो भी लिखे वो समझे, ठीक है। हम देखते हैं बहुत से हमारे शिक्षक या बहुत से बच्चे ये होते हैं, शब्दार्थ जो हिंदी की किताब होती है वो कहते हैं किताब को उतार लो, किताब में शब्दार्थ दिया है, 5-6 शब्द दिए, उसको बच्चा उतार लेता है, और अगर 10 पाठ है तो पूरा 10 पाठ तक लिख डाले हैं बच्चे। और हमने पूछा कि सर जी, किताब में जो शब्दार्थ दिया गया होता है उसके अलावा भी तो शब्दार्थ होता है, उसके अलावा भी शब्दार्थ होता है, बच्चे हमारी किताब शब्द है जो बच्चों को नहीं समझ में आते हैं। तो हमारे शिक्षक बहुत से ऐसे होते हैं जो उसको बताते ही नहीं, बच्चे बस बेचारे शब्दार्थ वही लिख देते हैं जो किताब में दिया गया है। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से बच्चा नहीं समझेगा, नहीं लिख पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एक अध्यापक के रूप में हमारे लिए आवश्यक है कि हम समझ के साथ लेखन करवाएं, ठीक है, जोड़ दें। इसलिए शिक्षक को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी लेखन समझ को विकसित करना चाहिए। आगे है विचारों को समायोजित करके लिखना, तो यह भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब प्राथमिक अवस्था में बच्चे होते हैं तो वो बातों को बता देते हैं, लेकिन कौन सा वाक्य कहाँ कहना है उसको अरेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक चित्र बना हुआ है और चित्र में एक शेर है, वो फिर सोया हुआ है, उसके ऊपर एक चूहा है और चूहा कूद रहा है, ठीक है, जाल, तब तक उसको मतलब आपने कहानी पढ़ा होगा शेर और चूहा वाला, तो बच्चा उसको देख रहा है, बच्चा कहानी को समझ रहा है, 2-3 चित्र बना हुआ है, तो हो सकता है कि बच्चा इस कहानी को समझ जाए। हो सकता है बच्चा ये समझे कि देखिए सर, शेर उसको कूद रहा है, और शेर सोया हुआ है, चूहा उसके ऊपर कूद रहा है, और भी देखिए अगले चित्र में दिया हुआ है कि शेर ने चूहे को पकड़ लिया, अगले चित्र में दिया गया कि छोड़ दिया, फिर अगले चित्र में दिया हुआ कि चूहा जो है शेर की जाल को काट रहा है। तो बच्चा इसके आधार पर समझ रहा है, पूरी कहानी को समझ रहा है, लेकिन वह हो सकता है कि उसको व्यवस्थित करके बता ना पाए। वो ये ना बता पाए कि किसी जंगल में एक शेर था, शेर सोया हुआ था, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, तभी अचानक उसके सिर पर अचानक उसके सिर पर चूहा कूदने लगा, शेर की नींद टूट गई। अब इतना जो बेहतर तरीके से आप बोल रहे हैं वो बच्चा नहीं बोल पाएगा। बच्चा बोलेगा सर जैसे शेर सोया है और चूहा इसके ऊपर कूद रहा है, तब तक जो है चूहा इसके ऊपर शेर उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद इसको देखिए फिर चूहा हाथ माफी मांग रहा है इससे, तो शेर उसको छोड़ दिया, फिर देखिए इसको बचा रहा है। तो बच्चा बात को बताएगा लेकिन व्यवस्थित रूप से सही तरीके से नहीं कह पाता है। तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस बात पर भी जोर दें कि बच्चे अपने विचारों को बेहतर तरीके से समायोजित करके, हाँ, क्रमबद्ध रूप से कहें कि हाँ, एक जंगल था, जंगल में एक शेर था, शेर सोया हुआ था, ठीक है, तभी अचानक उसके ऊपर चूहा कूदने लगा, शेर ने चूहे को तुरंत अपने पंजों में पकड़ लिया, चूहे ने दया की भीख मांगी। इस प्रकार से आप जब बच्चे को समझा रहे हैं तो बच्चे भी धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते लिखने में भी निपुण हो जाते हैं, ठीक है। तो क्रमबद्ध रूप से लिख रहे होते हैं। तो वही बात है, प्राथमिक स्तर के बच्चे अपने विचारों को लिखित से अधिक मौखिक रूप में आसानी से व्यक्त करते हैं, है ना। बच्चे लिखित नहीं बल्कि बोलकर अपनी बातों को बता रहे होते हैं। उनके विचार बहुत होते हैं, लेकिन मैं हमेशा सही दिशा में या क्रमबद्ध रहूं ये जरूरी नहीं है। अभी हमने इस पर चर्चा की, आपसे पर्याप्त चर्चा की। तो विचारों को समायोजित करने का मतलब यही हुआ कि बच्चे के विचारों को व्यवस्थित करके उनकी सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करना, ठीक है। यानी हमने भी देखा कि जो स्टोरी है बच्चा उसको सही तरीके से व्यवस्थित रूप से कह पा रहा है कि नहीं कह पा रहा है, और अगर नहीं कह पा रहा तो शिक्षक सपोर्ट करेंगे और वो बच्चा कहेगा, उसे अपने विचार सही ढंग से व्यक्त करने में सहायता देना। शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक बच्चे को वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़े, यानी ऐसी चीजों का प्रयोग करें
ऐसे अध्ययन सामग्री का यूज करें जिसको बच्चा जानता हो। ठीक है, जैसे क्षेत्र भ्रमण है, आपने कहीं अगल बगल क्षेत्र भ्रमण करवा रहे हैं, बगल में खेत में जा रहे हैं और खेत में आपने देखा कि किसान खेत जोत रहा है, गेहूं की फसल बोई जा रही है, तो बच्चा उसके बारे में लिखेगा। आपने कहा कि चलो ठीक है, उसको सभी लोग लिखो। ठीक है, कि आप कौन सा दिन था ये बता देंगे अध्यापक कि हाँ इस दिन को हम लोग इतने बजे सुबह विद्यालय की से यहाँ पे निकले तो हमने क्या देखा। अब अध्यापक सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चा उसको क्रम क्रम दर क्रम लिखते हुए जा रहा है कि हमने एक किसान को देखा, किसान खेत जोत रहा था। इस प्रकार से बच्चों को अपने विचार विकसित करने के लिए प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दें और अस्पष्ट विचारों को सही दिशा दें। जैसे हमने कहा कि अध्यापक गाइडेंस कर रहे हैं, किसी विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने का अवसर दें ताकि बच्चा अपना नया दृष्टिकोण विकसित कर सके। ठीक है, बच्चे को अलग अलग एक ही विषय वस्तु पर बच्चे के अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो हमें उन सबके विचार को सम्मान करना है। ठीक है, क्योंकि बच्चा अलग नजरिए से अगर किसको देख रहा है, ठीक है, तो केचुए को देख रहा है बच्चा, एक केचुए को जानवर समझ रहा है। कुछ बच्चा हो सकता है ये भी समझे कि देखिए केचुआ है, इससे दूसरे जानवरों का ये पेट भरता है। ठीक है, बगुले को देख रहा है, तो बगुले को देखकर बच्चा सोच सकता है कि देखिए सर ये केचुआ को खा रहा है। वही बच्चा केचुए को सोच कर देख कर ये सोच रहा है कि सर देखिए अगर वो पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानता है, 4 या 5 का बच्चा, तो बता सकता है कि ये इससे कि जो किसान है उसका फायदा होता है। ठीक है, केचुए जो है मिट्टी को बेहतर बनाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे एक ही विषय पर अलग अलग विचार रख सकते हैं। ठीक है, हमें उन सबका सम्मान करना है। शिक्षक बच्चे की समझ को स्वयं स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें ताकि उसे विचार व्यक्त करने में सहायता मिले। ठीक है, कला, संगीत, कहानी लेखन जैसी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्ति का अवसर दें। ठीक है, तो कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, अलग अलग रूपों में बच्चे अपनी गतिविधियों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। हमें उन सबको अलाउ करना है अपनी कक्षा में। जैसे कक्षा 1 की कविता है, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ के आधार पर पूछा जाए जन्मदिन किस किस तरीके से मनाया जाता है। अब बच्चा आपने देखे हुए जन्मदिन के तरीकों को याद करके लिख रहा है। अब इस प्रक्रिया में वह अपने विचारों को क्रमबद्ध करेगा कि जन्मदिन मनाने के नए तरीकों को सोचेगा, दृष्टिकोण जो भी उसका है उसके बारे में सोचकर बच्चा विचारों को बनाएगा, लिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से तो हमने कहा कि विचारों को समायोजित करके लिखना, व्यवस्थित करके लिखना बच्चे के विचारों को दिशा देता है और उसके दृष्टिकोण निर्माण की नींव रखता है। ठीक है, इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से आपने इसको कवर कर लिया। ठीक है, तो अब अध्याय 10 में सिर्फ एक और वीडियो हम बनाएंगे, जो लास्ट का बिंदु है उसे भी कवर कर लेंगे। ठीक है सर, तो आप लोग अगर ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट बिंदु इसका रह गया लेखन के आकलन हेतु कार्यपत्रक, आकलन मधु व प्रश्न पत्र का निर्माण। तो लास्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि इसको अवेलेबल कराएं। बाकी ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी नोट्स उपलब्ध है, हिंदी की 2 पुस्तकें हमने बनाई हैं, एनआईओएस का सॉल्यूशन और एनआईओएस की थ्योरी, दोनों ही पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके घर में मंगवा सकते हैं। अन्य बुक्स भी जो एनआईओएस का कंप्लीट सॉल्यूशन है हमने प्रोवाइड किया है, आप इन बुक्स के सहारे बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन पुस्तकों को मंगवाएं, पढ़ें, ब्रिज कोर्स में सफल हो, यही उम्मीद है। धन्यवाद।